नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बेड एग्जाम पर। और दोस्तों, अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या किसी और भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड हैं और बीएड कोर्स कर रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। और ये एक ऐसा विषय भी है जो एक शिक्षक के रूप में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जो कि बिल्कुल 100% बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है एमएसटीयू के लिए, यानी कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी, ये सॉल्व पेपर है हमारा वर्ष 2022 का। आपको दिखा दूँ मैं, वर्ष 2022 का ये पेपर है हमारा, ठीक है, सॉल्व पेपर है। तो इसको मैंने ना सेगमेंट वाइज सेक्शन ए बी सी सभी सॉल्व किए हुए हैं और इसको मैं 1-2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसी तरह के और यूज़फुल कंटेंट जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, वो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं, ज़रा मैं इसको सेट कर लूँ। हाँ, देखिए सेक्शन है, आप सबको पता है, माफ़ करेंगे, यहाँ पे 15 मार्क्स लिखा, आप सबको पता है 2 मार्क्स का होता है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो माफ़ करेगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंक्लूजन। आपसे पूछता है कि भाई समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा है क्या। तो समावेशन क्या है? देखिए, समावेशन शब्द का अर्थ होता है सबको एक साथ लेकर आना, ठीक है, हर एक वर्ग को एक साथ लेकर आना, एकजुट करना, ठीक है। तो समावेशन को किसी चीज़ में शामिल होने या उसका हिस्सा बनने की स्थिति के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। समावेशन का अर्थ है कि विविधता का सम्मान करने और साथ ही साथ मतलब जो अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग वातावरण है, इन सबको समझते हुए, उन सबका सम्मान करते हुए, सबको बराबर महत्व देते हुए हम सबको बराबर अवसर प्रदान करें, ये होता है समावेशन। और यही हम विद्यालय स्तर पर भी समझ सकते हैं। तो कक्षा में यह व्यक्तिगत बच्चों की ज़रूरतों का जवाब देने के बारे में, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग आवश्यकता है। किसी की भाषा संबंधी आवश्यकता है, किसी के पाठ्यक्रम के सीखने और समझने के स्तर के बारे में समस्या है। तो यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे क्लासरूम की माफ़ करिएगा शिक्षा में भाग लें और सीखने और समझने, और सबका योगदान बराबर हो, सबको बराबर अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभावपूर्ण रवैया ना हो। इस तरह की चीज़ें हम अगर सुनिश्चित करते तो हम करते हैं समावेशन। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं, पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना जब हम हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करते हैं, हर एक व्यक्ति को हम वो सारे अवसर देते हैं जिससे कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, तो हम कहते हैं कि हम समावेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं या हम समावेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, इतना ही सही लिखना आपको। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि मिलजुल कर पढ़ना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, सहकारी शिक्षा। सहकारी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि जब हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं सहकारी शिक्षा। तो सहकारी शिक्षा का अर्थ है कि जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, जैसे कि लड़के लड़कियां, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले छात्र, अलग अलग भाषा को बोलने वाले छात्र, अलग अलग धर्म मान्यताओं को मानने वाला छात्र, जब एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, एक ही क्लासरूम के अंदर सेम विषय यानी कि समान विषय का अध्ययन करते हैं और एक ही शिक्षक द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, तो इस तरह की परिस्थिति को हम बोलते हैं सहकारी शिक्षा। सहकारी शिक्षा जो है आपका एक तरह से एक बहुत ही लाभकारी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जो समूह में काम करते हैं, यहाँ छात्रों को समूह में काम करने की योग्यता विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। तो यह उन्हें समूह के सदस्यों को सीखने और सिखाने में सक्षम बनाता है। साथ ही प्रत्येक सदस्य की सफलता समूह की सफलता पर निर्भर करती है। देखिए, आप समझिएगा कि क्लासरूम में हर एक बच्चे के अंदर कुछ न कुछ गुण और कौशल होंगे, वो कुछ न कुछ जानता होगा। तो जब हम सहकारी शिक्षा की बात करते हैं, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, आप मुझे कुछ सिखाओगे और मैं आपसे कुछ सीखूंगा। तो इस तरह से होता क्या है कि सभी लोग कुछ न कुछ सीखते हैं और सभी लोग सीख जाते हैं। तो सहकारी अधिगम एक तरह से शिक्षण पद्धति है और यह विभिन्न स्तर की क्षमता और सीखने के छात्रों के समूह में व्यवस्थित और मिश्रित करता है। मानी हो सकता है क्लास में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, क्लास में थोड़ा सा पढ़ने में जो है अधिगम असमर्थ बच्चा हो सकता है, कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, या एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो भाषा के रूप में थोड़ा पिछड़ा हो, मतलब कि वो पढ़ने में तो अच्छा हो सकता है लेकिन थोड़ी चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही भाषा के कारण। तो भाषागत पिछड़ापन हो सकता है, कोई आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है। तो इस तरह के जो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, उनको कोऑपरेटिव लर्निंग से काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से परिचित होते हैं, समाज में किस तरह से विविधता को अपनाया जा सकता है वो सीख पाते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का अर्थ आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है लेकिन मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ।
सहकारी शिक्षा भी कई तरह की अलग अलग होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप उसको देखते हो। इसके बाद स्पेशल चाइल्ड कौन होता है? देखिए, एक विशिष्ट बच्चा जिसे हम बोलते हैं, एक बच्चा जिसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता हो, विशेष, और उसे शिक्षा के साथ साथ उसे अवसरों की भी जो है ज़रूरत होती है, वो भी थोड़ी विशेष तरह की होती है, उन्हें हम विशिष्ट बच्चे कहते हैं। ऐसे बच्चे सीखने में अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक रूप से अक्षम हो सकते हैं या भावनात्मक रूप से अक्षम हो सकते हैं, या उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो विशेष बच्चा कोई भी हो सकता है जिसकी आवश्यकताएं विशेष हो, ठीक है। अब विशेष बच्चे जो होते हैं उनकी आवश्यकताएं विशेष ही होती हैं, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, वो देखते हैं। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, 2 कॉजेस ऑफ एक्सक्लूसिया, यानी कि बहिष्करण के 2 कारण। बहिष्करण का मतलब होता है कि क्यों किसी को हम छोड़ देते हैं पीछे, या कोई बच्चा बाहर रह जाता है। तो बहिष्करण यानी एक्सक्लूसिव जो बोलते हैं, एक्सक्लूसिया, जाति जैसे सामाजिक और धार्मिक कारण, वर्ग और लिंग के आधार पर हम कई बार जो है लोगों को मतलब बोलते हैं कि यार ये हमारे धर्म को मानने वाला नहीं है, तो हम इसको अब बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी विचारधारा को मानने वाला नहीं, इसको बाहर निकाल देते। अब अगर लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर बात करें, तो लड़के और लड़कियों का अलग समूह होता है, तो बोलते ये लड़की है, ये हमारे समूह, ये लड़का है, हमारे समूह में नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो एक्सक्लूसिया यानी कि बहिष्करण का कारण बनते हैं। कई बार आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक कारण भी बनते हैं जो कि बहिष्करण का कारण बनते हैं। तो ये सभी प्रश्न हैं। इसके बाद आप देखोगे कि रोल ऑफ ए टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। रोल ऑफ टीचर क्या होगा इंक्लूसन में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है एक शिक्षक की भूमिका समावेशन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते थे, ये मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, आप इसको 2 नंबर के हिसाब से जो भी अच्छे पॉइंट लगे वो आप लिख सकते हैं। अध्यापक छात्रों के समझने व जानने में योग्य हो कि छात्र एक समान है। देखिए, अध्यापक के अंदर जो समावेशी शिक्षक की जो भूमिका है वो ये होती है कि वो जो समावेशी शिक्षक होते हैं ना, वो इतने कुशल होते हैं कि वो समझ पाते हैं कि सभी बच्चे एक समान नहीं है, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग है, उनके सीखने की गति अलग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर एक बच्चे की आवश्यकता अलग होती है। हर एक बच्चा सीखने के लिए आपसे कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे कुछ अलग अपेक्षा कर रहा है। तो एक समावेशी शिक्षक को ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। इसके बाद जो एक समावेशी शिक्षक होता है उसकी भूमिका अगर हम बात करें, अध्यापक बालकों की बढ़ती योग्यता को विकसित करने में मदद करे, सहायक हो। इसके अलावा एक समावेशी शिक्षा प्रत्येक छात्र का कक्षा में स्वागत करे। स्वागत का मतलब ऐसा नहीं कि यार आप तो वो भाषा बोलते चलो उसको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं। बच्चा कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड का, किसी वातावरण, किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाला हो, आपको हर एक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान तरीके से सम्मान करते हुए इसके व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का, उसको सबको समान अवसर देना। तो ये मानसिक रूप से भी शिक्षक को जो है इस बात को समझना होगा कि सभी बच्चे समान होते हैं और सबको हमको समान अवसर देना है। अध्यापक प्रत्येक छात्र के भावनात्मक, सामाजिक, ज्ञानात्मक व शारीरिक कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करें। उसके अलावा उसे पाठ्यक्रम इस आधार पर योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना चाहिए कि अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग छात्र है तो विकलांग छात्रों को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सके। उनके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था करिए। हियरिंग एड की ज़रूरत है तो हियरिंग एड्स की इस्तेमाल करिए। अगर कोई बच्चा देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो क्लास में लाइट की व्यवस्था अच्छी करिए। किसी को चलने फिरने में दिक्कत है तो रैंप की व्यवस्था करिए। मतलब उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। एक समावेशी शिक्षक को अध्यापकों को कक्षा में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे सबको साथ ले ताकि सबका विकास हो सके और किसी को भी जानबूझकर उन्हें अवसर से वंचित ना रखे। यानी कि सबको पूरा और समान अवसर मिल सके, उन्हें अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाए। सबकी गति के अनुसार सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। अध्यापक को विकलांग व सामान्य छात्रों में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। देखो, अपने क्लासरूम में जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें इसलिए हमें प्रेरित करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं या फिर जो विकलांग बच्चे हैं या जो विशिष्ट वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ हमें किस तरह से सम्मान के साथ, प्रेम पूर्वक, दया भाव नहीं दिखानी है, लेकिन उनकी विशिष्टता को समझते हुए हमें उन्हें भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक समाज में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब सभी आगे बढ़ सकें। तो सबको एक साथ लेके चलना है और ये चीज़ तभी सुनिश्चित होगी जब ये काम हम विद्यालय स्तर पर करेंगे। ये छात्रों को भी समझाएंगे और एक शिक्षक के रूप में भी हम समझेंगे।
अध्यापक को कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा गतिविधि करोगे, आपस में मिलजुल के काम करोगे, आपस में मिलजुल के काम करोगे तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा, आपसी समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, एक दूसरे की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में आप समझ पाओगे। बच्चों में आत्मविश्वास व जीवन से मिलने जुलने वाले लक्ष्यों, चुनौतियों को सामना करने का आपके अंदर आत्मबल आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक छात्र के रूप में करनी चाहिए। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अच्छे अवसर व संसाधन अध्यापक को उपलब्ध कराने चाहिए। अध्यापक को छात्र को प्रत्येक कार्य में भाग लेने के प्रेरित भी करना चाहिए और अध्यापक को समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षण पद्धति के उचित निर्माण का प्रयोग करना चाहिए। मतलब शिक्षण पद्धति का उचित निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आपको ना समावेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए या समावेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण पद्धति को विकसित करना है। यानी कि आप पढ़ाएं कि सभी के लिए वो लाभकारी हो, हर एक पृष्ठभूमि के बच्चे के लिए लाभकारी हो। अध्यापक को प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के आधार पर विद्यालय में प्रत्येक सहगामी क्रिया में भाग लेने के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए और समस्याओं को साझा कर सके, इस तरह का वातावरण बनाए। बच्चा आपसे अपनी समस्या बता सके, बच्चा आकर आपसे अपनी बातें कह सके, आपको अपने दोस्त की तरह, अपने एक तरह से आप बोल सकते हैं कैसे मित्र की तरह ट्रीट करे, जिससे कि वो हर बात आपसे शेयर कर सके, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में होनी चाहिए। अध्यापक अपंग, विशिष्ट बालकों की समस्याओं को उनके अभिभावकों के साथ, शिक्षाविदों के साथ में संस्थाओं को समझा सके। अध्यापक की यह भूमिका भी है कि है कि समस्याओं को उनके अभिभावकों व शिक्षाविदों को बारे में बताए। एक अध्यापक को ज़्यादा से ज़्यादा सफलताओं को प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए और इसके अलावा एक समावेशी शिक्षक को ये काम सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी आवश्यकताएं पता करनी चाहिए, ऐसी आवश्यकताओं के बारे में जानना चाहिए जो उनके छात्रों की है और उन्हें पूरा करना चाहिए ताकि वो भी सारा शिक्षा का लाभ ले सके। और छात्रों को विवेकपूर्ण तरीके से सिखाने का प्रयास करें। धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि आपकी क्लास में हर एक प्रकार के बच्चे होंगे तो सभी एक समान गति से सीखेंगे भी नहीं। तो प्रयास करिए कि बच्चों को आप धैर्यपूर्ण तरीके से, अब हो सकता है कोई ऐसा बच्चा होगा ना जो आपको बहुत इरिटेट कर रहा होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपको परेशान कर देगा, तो इरिटेट मत होइए। धैर्य एक बहुत बड़ा कौशल है, एक बहुत बड़ी कुशलता है जो कि एक शिक्षक के अंदर होना ही चाहिए। और ख़ास तौर पे जब हम समावेशन की बात करते हैं तो ऐसे शिक्षकों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में 2 नंबर में प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड चिल्ड्रन। देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करें यानी मेधावी चिल्ड्रन की हम यहाँ पर फिलहाल बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चों की हम बात करें। प्रतिभाशाली बच्चों में क्या होती है, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो उच्च होता है। दूसरा, ऐसे बच्चों को सीखने में, नई नई चीज़ें सीखने, समझने, पढ़ने में आनंद आता है और वो चीज़ों को बड़ी तीव्र गति से सीखते हैं। धारण करने और विचारों की गहराई होती है। जो चीज़ें आप बताते हो ना उसको अच्छे से धारण करते हैं, उसको समझते हैं और उनके विचारों में गहराई होती है। आप जो बात बोलोगे उसके ऊपर वो जब अपना पक्ष रखेंगे तो आपको लगेगा यार इसके बारे में इसको बहुत जानकारी है, इसके बारे में इसने रिसर्च किया है, इसके बारे में इसको पता है। अवलोकन और असाधारण स्मृति की तीव्र भावना भी होती है। परिष्कृत भाषा और विचार प्रक्रिया। परिष्कृत भाषा का मतलब एक अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करना, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और जो अपने विचार की प्रक्रिया है उसको बहुत ही फ्लुएंट तरीके से वो रखते हैं। इसके अलावा अधिक विकल्पों की पहचान करने की क्षमता होती है इनके अंदर। देखिए, एक साधारण बच्चे से अगर आप किसी समस्या में उसको रख दें या कोई समस्या उसके सामने आ जाए तो उसके पास 1-2 ऑप्शन होंगे और वो ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स जाके, यानी कि ज़्यादा कुछ नया नहीं सोचता। लेकिन एक मेधावी बच्चा, एक प्रतिभाशाली बच्चा, मेधावी और प्रतिभाशाली में थोड़ा अंतर है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा ना वो जोड़ तोड़ कर नए नए आइडियाज़ निकाल लेता है। ये खास बात होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर इनोवेशन होता है और वो डरते नहीं अपनी बातों को रखने में, वो फेल होने से नहीं डरते। किसी ऐसी चीज़ को दोहराना या अभ्यास करना पसंद नहीं करते जिसे वो पहले जानते हैं। मतलब वो नया नया करना चाहते हैं, चैलेंजिंग काम करना चाहते हैं। बोरिंग, आसान, सरल काम करना उन्हें पसंद नहीं होता। वे पूर्णतावादी होते हैं और कार्य को पूरा करने के लिए पूरी भागीदारी के साथ काम करते हैं, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। जो काम करना है मतलब करना है पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ और आखिरी तक करना है, हार नहीं मानना है, बीच में नहीं छोड़ा। ये कुछ लक्षण होते हैं। ये बच्चे चुनौतियों को पसंद करते हैं। आप नए नए प्रश्न दीजिए, नए नए चुनौतीपूर्ण स्थिति में उनको डालिए, वो पसंद करते हैं। तो समस्या का समाधान
सुझाने का भी उनके अंदर एक रुझान होता है, रवैया होता है। वो अलग तरीके से सोचते हैं विषय के ऊपर, वो अलग अलग विचारों के साथ अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, और तर्क जो होता है एक लॉजिक के साथ होता है। तो ये एक खास बात देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ 4 विशेषताएं लिखनी है, तो हम देखिए लिख देते हैं कि ये जो हमने ऊपर लिखी थी। खैर अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ PWD एंड NCF, साधारण सफल। तो PWD का ना पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब आप समझिएगा हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे, तो यहाँ पर PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का क्या काम। ये वर्क प्रश्न आया तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि PWD क्या। देखिए PWD का मतलब है पीपल विथ डिसेबिलिटी, जिनमें कि 40% और उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी हो, उन्हें हम PWD कहते हैं। अब PWD भी आपको देखो कई सारे टाइप्स के होंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है आपका, लोकोमोटर यहाँ पे लिखा मैंने PWD, श्रवण बाधित हो सकता है, मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है, मानसिक मंदता हो सकती है, कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, या किसी भी कारणवश जिससे कि वो सीखने की प्रक्रिया में अक्षमता है, उन्हें हम PWD बोल सकते हैं। उसके बाद NCF का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा 2005 प्रकाशित चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, जो लोग सुन नहीं सकते उनकी कुछ 2 विशेषताएं लिखनी है। तो हम कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। देखिए, मौखिक निर्देशों का पालन करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो लोग सुन नहीं पाते उन्हें समझ नहीं आता। मौखिक अभिव्यक्ति में इन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि ये सुन नहीं पाते तो सही से उस बात को समझ ही नहीं पाते, तो अपनी बात को भी ठीक से नहीं रख पाते। सामाजिक, भावनात्मक और पारस्परिक कौशल की भी कठिनाइयाँ होती हैं। अक्सर भाषा विलंब या विलंब की एक डिग्री होती है, मतलब जो चीज़ आप बोल रहे हो ना उसे थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पाते, थोड़े फंस फंस के बोलते, इस तरह की चीज़ें आप देखोगे। इनके लक्षण है ये। अक्सर अनुसरण करता है या शायद ही कभी नेतृत्व करता है। देखिए, जो लोग श्रवण बाधित सुन नहीं पाते, तो अब समझिए आप कि वो जब दूसरे की बातें सुन नहीं सकते तो समझ भी नहीं पाएंगे उतनी अच्छे से, तो शायद वो लीडर बनने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ये दूसरों का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। दोस्तों से पूछना कि अभी क्या बोला गया, बार बार आप देखोगे क्लास में अगर कोई ऐसा श्रवण बाधित बच्चा है तो अपने दोस्तों को पूछता है टीचर ने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा, मतलब इस तरह। तो अगर आप किसी से देख रहे हो कोई बार बार किसी से पूछ रहा है तो हो सकता है उसमें श्रवण बाधिता हो। नोट बनाने या मौखिक निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती है। कक्षा में वक्ता या शिक्षक की दिशा में अपनी ओर मतलब उधर ऐसे कान करके झुका के सुनना या देखना, या पास में से गर्दन झुकाकर बात करना, ये कुछ लक्षण हैं जिनको कि थोड़ी ज़्यादा या किसी भी स्तर की श्रवण बाधिता होती है। अगर उन्हें ज़रूरत पूरी नहीं होती तो आसानी से निराश हो जाते हैं, जिससे कि कुछ व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ भी देखने को मिलती है। कभी कभी श्रवण यंत्रों के उपयोग से शर्मिंदगी भी महसूस करते हुए और साथियों से अस्वीकृति का डर उन्हें सताता है। तो ये कुछ लक्षण हैं आपके जो श्रवण बाधित लोगों में आपको देखने को मिले। अब प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन और आकलन के बीच में अंतर। देखिए, मूल्यांकन और आकलन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन के स्तर को पहचानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, जबकि आकलन यह निर्धारित करता है या आकलन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसने उस लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त किया। जैसे बोलते हैं ना यार, कहाँ तक पहुँचे, तो 2 किलोमीटर, तो ये क्या हुआ, ये आकलन हुआ। कहाँ तक पहुँचे, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पहुँचे, कितने अच्छे से पहुँचे, पहली बार से बेहतर तरीके से पहुँचे, या पहली बार पिछली बार जब गए थे उसे कम समय में लिया, ज़्यादा समय लिया, ये होगा मूल्यांकन। तो मूल्य अंकन होता है एक, जब श्रेणी में हम किसी रेफरेंस पॉइंट के आधार पर किसी को मूल्य देते हैं, किसी का वैल्यू करते हैं, तो मूल्य अंकन होता है वो। और आकलन मतलब सीधे उसको हम असेसमेंट बोल सकते हैं। तो मूल्यांकन और आकलन के बीच मूल अंतर अभिविन्यास में निहित है, अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया उन्मुख है, आकलन उत्पाद उन्मुख है। ध्यान रखिएगा। आकलन छात्रों के शिक्षा के बारे में, शिक्षक से छात्र की प्रतिक्रिया। ध्यान रखिए, आकलन छात्र की शिक्षा के बारे में, छात्र ने कितना सीखा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब शिक्षक आकलन करता है ना तो वो छात्र के बारे में जान पाता है, लेकिन जब मूल्यांकन करता है तो आप समझिएगा वो छात्र को बता रहा होता है। दोनों में अंतर है। आकलन करके आप छात्र के बारे में जानने का प्रयास करते हो, और मूल्यांकन करके आप छात्र को बताते हो कि आपने क्या सीखा है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है फीडबैक देने का, आकलन का उद्देश्य होता है जानने का। तो मूल्यांकन ग्रेडिंग रिपोर्टिंग के उद्देश्यों के लिए सामग्री की छात्र सीखने और समझने की विधियों और उपायों का उपयोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग मूल्यांकन ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग जैसे जो पद्धतियां हैं इनका इस्तेमाल हम छात्रों के
विकास के बारे में जानने के लिए करते हैं। मूल्यांकन छात्र के सीखने के बारे में शिक्षक से छात्र को फीडबैक देता है। तो मैंने आपको यही बताया कि मूल्यांकन से आप क्या करो, छात्र को बता रहे हो, और आकलन से आप छात्र के बारे में जान रहे हो। ये बहुत आधारभूत अंतर है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमने आपको ऊपर डिस्कस कर लिया तो हम इतना नहीं देगा। समावेशी विद्यालय की विशेषताएं। देखिए, समावेशी स्कूल में एक ही कक्षा में अलग अलग और विविध छात्र कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ते हैं, मतलब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। वे एक साथ फील्ड ट्रिप पर जाते, एक साथ खाना पीना खाते, एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते, एक ही विषय का अध्ययन करते हैं, एक ही शिक्षक द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो वह सभी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। वे छात्र कार्यों में एक साथ भाग लेते हैं, एक ही स्पोर्ट मीट और नाटकों में भाग लेते हैं, मतलब एक ही तरह की गतिविधियाँ करते हैं। समावेशी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करती है और सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान करती है, यानी कि व्यवस्था करती है। समावेशी शिक्षा विविधता का स्वागत करती है, इसको एक तरह से इसका एंजॉयमेंट होता है, और ये सामान्य बच्चों के साथ विकलांग छात्रों को नियमित कक्षा के वातावरण में शामिल करने की प्रक्रिया है। ठीक है, समावेशी विद्यालय की 4 विशेषताएं तो ये हमने ऊपर में लिख लिया। व्हाट टू डू एजुकेशन, या व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन ना, विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हो? तो ये प्रश्न का उत्तर हमने अभी कर देंगे हम। प्रतिभाशाली बच्चों की 4 विशेषताएं, प्रतिभा संपन्न बालकों की 4 विशेषताएं, तो ये सब प्रश्न हम अभी करेंगे। अभी ये इम्पोर्टेंट, समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को समझाइए। तो देखिए, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा से आप क्या, देखिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम उन छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से विलंबित हैं, यानी कि जो पिछड़े हैं। विशेष शिक्षा निर्देश का एक रूप है जिसे, मतलब कक्षा जैसा ही होता है लेकिन विशेष बच्चों के लिए होता है, जिसमें विकलांग छात्रों की जरूरतों को डिजाइन किया गया है ताकि वे स्कूल में अन्य बच्चों के समान कौशल और जानकारी सीख सकें। विशेष शिक्षा, जिसे कि विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा भी कही जाती है, ये उन बच्चों की शिक्षा है जो कि सामाजिक, मानसिक या शारीरिक रूप से औसत हैं या इस हद तक भिन्न होते हैं कि उन्हें विशेष प्रथाओं वाले या विशिष्ट तरीके से शिक्षित करने की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा भावनात्मक, व्यवहारिक व संज्ञानात्मक हानि या बौद्धिक, श्रवण, दृष्टि, भाषा या सीखने का क्षमता वाले बच्चों की सेवा करता है, उनकी सेवा करता है। उन्नत शैक्षणिक कौशल क्षमता वाले प्रतिभाशाली बच्चे और ऑर्थोपेडिक या स्नायु दुर्बलता वाले बच्चों को भी शिक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को परिभाषित करें। देखिए, बौद्धिक विकलांगता IED, ठीक है ना, मेंटली मतलब इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट, जिसे कभी मानसिक मंदता कहा जाता था, को औसत से कम बुद्धि या मानसिक क्षमता दिखाने की विशेषता है या दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए कौशल की कमी है। तो देखिए, आपके आम जीवन में जीने के लिए जो विशेषताएं, जो गुण या कौशल होने चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से पिछड़े हो। तो बौद्धिक अक्षमता वाले लोग भी नए कौशल सीखते थे, लेकिन वे सामान्य बच्चों की तुलना में धीरे धीरे सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों को मानसिक रूप से हम पिछड़ा बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है अधिगम असमर्थता। अधिगम अक्षमता का अर्थ है सीखने की क्षमता यानी योग्यता की कमी या अनुपस्थिति। देखिए, सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं, और जिसके कारणवश क्या होता है, उनकी सीखने की गति, सीखने का तरीका और सीखने का जो आप बोल सकते हैं जो समय लगता है, वो ज़्यादा लगता है सामान्य बच्चों की तुलना में। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो, बोले जाने वाला भाषा सुनने और बोलने में उन्हें कठिनाई हो रही, लिखित भाषा पढ़ना लिखना, वर्तनी संबंधी उन्हें समस्या हो सकती है, अंक गणित गणना और अवधारणाएं करने में उन्हें समस्या हो सकती है, तर्क संगठन और विचारों को एक साथ जोड़कर समझने में, संगठन करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कई सारे वर्ग हैं जिसमें कि आपको अधिगम असमर्थ बच्चे देखने को मिलेंगे, इस तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हो? देखिए, भावनात्मक बुद्धि को हम लोग भावात्मक भागफल या EQ के रूप में भी जानते हैं। यह तनाव को दूर करने, प्रभावी ढंग से अपने संवाद को करने, दूसरों के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने, आ जाए अगर आपके सामने कोई चुनौती तो चुनौतियों पर काबू पाने और संघर्ष को शांत करने, यानी कि आपके सामने कोई दिक्कत है उसमें अपने आप को शांत रखना, उसका सामना करना, समस्या का समाधान करना, इस तरह के जो सकारात्मक लक्षण होते हैं उनको अपने तरीके से समझना, उनका उपयोग करना और प्रबंधित करने की योग्यता या क्षमता होती है।
तो अगर हम संवेगात्मक बुद्धि से बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर हम संवेगात्मक बुद्धि बोल सकते हैं अगर वो अपने आप को सही तरीके से वातावरण के हिसाब से, सामने वाले व्यक्ति के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार अगर अपने भावनाओं के ऊपर उसका नियंत्रण है, वो ना तो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, ना बहुत ज़्यादा खुश होता है, ना बहुत ज़्यादा रोता है, उसका अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने संवेगों के ऊपर अगर नियंत्रण है तो हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि को हम एक विशेषता के रूप में, एक गुण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, उनका संचालन कर सकता है। एक्सप्लेन 4 काइंड ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों के प्रकारों का वर्णन। देखिए बालकों के कई सारे प्रकार होते हैं। बौद्धिक रूप से असाधारण बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा, भावनात्मक रूप से परेशान बच्चा और बहुविकलांग बच्चा। इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरीज और भी है, सब कैटेगरीज हम बोल सकते हैं, तो उन्हें भी हम आगे खैर देखेंगे। फिलहाल अभी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अब सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है।